राहुल जी से नौकरी मिला रेवंत जी को, बट रेवंत रेड्डी साहब आज नौकरी कर रहे हैं एक्चुअली अंदर कमरे में मोदी जी के लिए और बाहर दिखावे के लिए राहुल जी के लिए। सो हु इज योर बिगर एनिमी, बीजेपी और कांग्रेस? आप अगर हिंदी साउथ में इंपोज करना चाहते हो, क्या आप तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा हिंदी में और बंगाली आप नॉर्थ इंडिया में सिखाओगे किसी को? हमारी पूरी राजनीति तो आजकल अस वर्सेस देम पे ही है। शायद आपको भी इसी वजह से ही इम्पैक्ट पड़ा था कि आप शायद अस वर्सेस देम खेल नहीं पा रहे हो। आप सही कह रहे हो, शायद इसी वजह से आज हमारी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बट यू विल नॉट अलाइ विद इंडिया ब्लॉक। मैं एम सॉरी टू से दिस बट दे आर नॉट कांग्रेस। ऊपर है बड़ा मोदी, तेलंगाना में छोटा मोदी बैठा है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू मेट राहुल गांधी? 2014। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? I think he's good. He's a good man at heart, but I think he should just run an NGO, not a political party. They still believe that they are a very large party, but in my mind, they're a big-sized regional party. That's what they are. 150 for BJP and Congress in 2029. Is that what you are saying? I'm saying neither of them will cross 150. 2029 में जरूर मुझे लगता है कि regional parties will hold all the aces, and we will see a coalition government for at least 15 years to come. भाई religion is the opium of the masses. इसमें ज़्यादा सोचने वाली क्या? It's as simple as that, boss. Absolutely. As simple as that. It's कि भैया absolutely. धर्म उनके पास है इसीलिए है। There is nothing else that the opposition can learn from the BJP. Why don't you tell me what they will? हमारे देश के पॉलिटिक्स में तो मुद्दे बहुत हैं, मुद्दों की तो कभी कमी रहती नहीं है, लेकिन एक मुद्दा जो अभी बस बन ही रहा है, आप कह सकते हो, वो है नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड। और आप मेरी बात मानिए, अगले कुछ सालों में ये जो डिवाइड है ये और भी ज्यादा बनने वाला है। क्यों बनने वाला है, क्या मुद्दे हैं, और ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का ये जो डिवाइड है इसे अभी ब्रिज करने की दरकार क्यों पड़ रही है, और अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या होने वाला है, इस सब के बारे में और ऑफ कोर्स तेलंगाना के बारे में बात करने के लिए हमारे पास हैं बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर। मैं आपको केटीआर ही बोलूंगा, केडी रामा राव बहुत लंबा हो जाता है, सो राम भी बुला या फिर राम, बिकॉज दैट एब्रिविएशन रियली हैज वर्कड फॉर यू। मेनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस हियर ऑन देशभाग। इसको हम लोग देशभक्त संवाद कहते हैं। सो दिस इज नॉट एन इंटेरोगेशन इंटरव्यू, दिस इज मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन ऑन जस्ट फाइंडिंग आउट सम ऑफ द कि भाई देश में चल क्या रहा है और हम किस तरफ जा रहे हैं। और मेरा आपसे आज बात करने का पॉइंट ही यह है कि ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का जो डिवाइड है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। और मैं नॉर्थ वर्सेस साउथ की बात ही करने वाला था, लेकिन उससे पहले ये जो तेलंगाना वर्सेस तेलंगाना में जो फाइट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रेकिंग न्यूज़ जो हो रहा है। अभी मैंने देखा कि ये जो फाइट आपका रेवंत रेड्डी के साथ चल रहा है, भाई क्या बात हो रही है? ड्रग्स वग्स ले रहे हैं आप? मैंने जिंदगी में सिगरेट तक नहीं पी आकाश, सिगरेट तक नहीं पी मैंने, और आज तक मैंने ड्रग्स में तो मैं जिंदगी में कभी भी, मैं अगर आप चाहो तो किसी का भी, मैं अपने बच्चों पे कसम खा के भी बोल सकता हूँ कि ड्रग्स को मैंने जिंदगी में आज तक छुआ। सो व्हाट इज दिस थिंग? ये क्या हुआ है? व्हाई इज दिस थिंग दैट हुआ ये है आकाश जी कि हथेली में जन्नत दिखा के वोट लेना तो आसान है, बट जब उसको अमल करने की बात आती है, आपके जो वादे हैं आवाम के साथ, जनता के साथ अमल करने की जब बात होती है, और जब आप कर नहीं सकते हो, आपकी कमियां और आपकी कमजोरियां और आपकी जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए दूसरों पे बदनाम, जो क्या एक कहावत है ना हिंदी में कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा, तो वाला हाल चला है कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में 20 महीने बाद। हाल ये है कि वहाँ पे अगर आप रीट्वीट करो, क्योंकि आप सोशल मीडिया में काफ़ी माहिर हो इसीलिए कहता हूँ, अगर आप एक रीट्वीट पे किसी को 20 दिन का जेल हुआ, जानते हो आप, एक रीट्वीट के लिए। हमारी पार्टी हैंडल से कोई एक कांग्रेस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए एक ट्वीट हमारे लोगों ने किया था, उसको एक बच्चे ने रीट्वीट किया, उसको 20 दिन तक जेल में बिठाया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक जो इंटॉलरेंस आज तेलंगाना में एक माहौल है, उसको लेके मैं हर दिन क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको लेके चीफ मिनिस्टर काफ़ी नाराज़ है मुझसे, तो कुछ भी कहते हैं। एक दिन कहते हैं कि मैं फ़ोन टैपिंग कर रहा हूँ, कोई एक और दिन कहते हैं कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ, कोई और दिन कहते हैं कि मैंने कोई घोटाला किया तो इसको जेल भिजाओ। आप कह रहे थे अभी इंट्रोगेशन और संवाद, मेरी काफ़ी संवाद होती है वहाँ पे पुलिस के साथ। आज अब मेरे 8-8 घंटे की मेरी इंट्रोगेशन हुई है केसेस में हाल ही में। तो बस इतना ही कहूँगा मैं कि अपने कमियाँ, अपने कमज़ोरियाँ, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए हमारे कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर है, जो मशहूर है पार्टी बदलने के लिए, आज वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं दिखाने के लिए जनता को कि मैंने कुछ गलत किया, बट ना उनके पास कोई सबूत है, ना उनके पास कोई बयान है किसी का कि मैंने कुछ गलत किया। सो 18 महीने हो गए हैं, अभी नवंबर में मेरे ख्याल से 2 साल हो जाएंगे इन ऑपोजिशन। हाउ हैज इट बीन? कैसा है ये 10 साल सत्ता में रहने के बाद, जो 2 साल करीबन होने वाले हैं एज ऑपोजिशन? मुझे तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि 10 साल जब सत्ता में अब रहते हो
तो आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है। बट जब अपोजिशन में आ जाते हो, गैर जिम्मेदारी कहीं काम कर सकते हो आप टारगेट कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, सवाल कर सकते हो, और बहुत जिम्मेदारी के साथ अपोजिशन का रोल भी करना पड़ रहा है। क्योंकि हर दिन हम कांग्रेस के पीछे पड़े हैं कि आपके 6 गारंटी जो 100 दिन में अमल आप करने वाले थे, आपके जो 420 वादे हैं जो अमल आप करने वाले थे, आप क्यों नहीं कर रहे हो। हर दिन हम सवाल पे सवाल उठाते जा रहे हैं और सरकार के पास अनफॉर्चुनेटली कोई जवाब नहीं है। इसीलिए आप जो कह रहे थे ड्रग्स, टैपिंग, ये स्कैम, वो स्कैम, सब कुछ कीचड़ उजाल के हम पे आज बचने की कोशिश और लोगों को गुमराह करने की कोशिश लगातार जारी है। मैं आपसे इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं बिकॉज मैं इसको नेशनल लेवल पर भी ले जाऊंगा, बट एज एन ऑपोजिशन डू यू थिंक दैट यू हैव बीन सक्सेसफुल इन द लास्ट 18 मंथ्स? सी बस सेल्फ सर्टिफिकेशन एक चीज़ होती है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन है, वहाँ पे बीजेपी भी है। बट बीजेपी तो आज, आकाश आप यकीन नहीं मानोगे, तेलंगाना में एक अजब प्रेम की गजब कहानी चल रही है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी और कांग्रेस लड़ते हैं, बट तेलंगाना में आप पता करो बीजेपी और कांग्रेस का इतना ज़्यादा मतलब अच्छा दोस्ती है, एक तगड़ा दोस्ती है, यकीन नहीं मानोगे। इट साउंड्स इम्पॉसिबल, इट साउंड्स अनबिलीवेबल, बट अगर आप एक बार छानबीन करोगे, मैं आपको 2-3 मिसाल देता हूँ। एक तेलंगाना का मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी, उनके घर पे ईडी छापा मारती है। वो छापा मार के भी अभी 9 महीना हो गया। 9 महीने पहले छापा मारती है, ब्रेकिंग न्यूज़ आता है टीवी में कि नोट के मशीन ले जा रहे हैं, कि इतना पैसा मिला है कि नोट गिनने वाले मशीन भी जा रहे हैं। 9 महीने बाद भी आज तक ना ईडी मुंह खोलती है, ना वो मिनिस्टर बताता है कि क्या हुआ। कोई केस तो होता नहीं, कम से कम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। शायद वॉशिंग पाउडर निरमा वाला जो हालचाल है ना, वही यहाँ पे भी चालू है। साथ ही साथ कितना गहरा दोस्ती। चीफ मिनिस्टर पे सीधा मोदी जी आके ताना मारते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं और बयान देते हैं कि यहाँ पे आरआर टैक्स वसूल होता है, राहुल रेवंत टैक्स, बिल्डरों से, कॉन्ट्रैक्टरों से हफ्ता वसूली होता है। कह के भी 1 साल हो गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं 4-5 और एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक वाल्मीकि घोटाला हुआ है कर्नाटक में, ईडी ने पकड़ लिया, वहाँ के मंत्री को अरेस्ट भी किया, एक बैंक मैनेजर ने खुदकुशी भी किया। 45 करोड़ वहाँ से बेंगलोर से हैदराबाद आता है पैसा यहाँ के कांग्रेस लीडरों के अकाउंट में, आज तक एक गिरफ्तार नहीं, एक केस नहीं। ऐसे मैं 10 और मिसाल दे सकता हूँ कि एक जो गहरी दोस्ती है। राहुल जी से नौकरी मिला रेवंत जी को, बट रेवंत रेड्डी साहब आज नौकरी कर रहे हैं एक्चुअली अंदर कमरे में मोदी जी के लिए और बाहर दिखावे के लिए राहुल जी के लिए। तो एक गहरा दोस्ती ये तो यहाँ पे बड़ी बात बता रहे हैं आप। ये तो खुलेआम, ये तो ओपन सीक्रेट है तेलंगाना में। कांग्रेस बीजेपी अलायंस, कांग्रेस बीजेपी अंडरस्टैंडिंग, बहुत तगड़ी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे वैसा नहीं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद वहाँ पे एक पूरी की पूरी एक प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाती है। श्रीशैलम लेफ्ट बैंक टनल में पूरा कोलैप्स हो गया, 8 लोगों की मृत्यु हो गई। आज तक कोई इंक्वायरी नहीं दिल्ली से। जब हमारे गवर्नमेंट जब थी वहाँ पे अक्टूबर 23 में, एक ब्रिज में एक छोटा सा क्रैक आ गया एक बराज में, उसको लेके राहुल गांधी आ गए, उसको लेके रेवंत रेड्डी जी आ गए, कहे कि यहाँ पे तो स्कैम है, पूरा का पूरा बराज बह गया। और इमीडिएटली एनडीएसए, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी पहुंच जाती है, एनडीए वाली अथॉरिटी। उन्होंने रिपोर्ट दे दिया 24 घंटे के अंदर कि भाई हो गया, घोटाला हो गया, 24 घंटे के अंदर। बट गुजरात में जब मोरबी का ब्रिज गिर जाता है, बिहार में ब्रिज गिरते रहते हैं लगातार, और तेलंगाना में भी इतना बड़ा टनल कोलैप्स होता है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, खामोश, डेफिनिंग साइलेंस। बस इतना ही कहूंगा कि दोनों की गहरी दोस्ती, हमें कोई इतराज नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जितना भी गहरा दोस्त बन जाए। पर जो टारगेटिंग किया जा रहा है दोनों की तरफ से, मेरे पे एक आरोप लगाता है रेवंत रेड्डी तो ईडी आ जाती है मेरे घर पे, ये कहाँ की रीत है? So who's your bigger enemy, बीजेपी और कांग्रेस? Right now, obviously it's the Congress in the state, but at the national level, I would say I don't agree with the politics of BJP. Okay, वो उस पर भी मैं आता हूँ। Before we go to the national politics side, what has been the learning? 18 महीनों में आपने जो एनालिसिस किया, कहाँ गलत हुई थी आपकी पार्टी? Too much focus on Hyderabad, that is one of the allegations that is raised against you, कि रूरल एरियाज को आप भूल गए। आईटी हब तो बना दिया आपने, लेकिन रूरल एरियाज में आपने फोकस नहीं कर पाए। इनफैक्ट रूरल में हमने काफ़ी ज़्यादा काम किया। इनफैक्ट जो एग्रीकल्चर में हमने जो एक बदलाव लाने की कोशिश की और जो सक्सेस भी हम हुए, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी ने इतना बड़ा सक्सेस हासिल नहीं किया। 2014 में जब हमारी गवर्नमेंट आई थी, तेलंगाना पैडी प्रोडक्शन में, क्योंकि हमारी स्टेपल क्रॉप है पैडी और राइस, तो पैडी प्रोडक्शन में हमारा रैंक था 14 पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के स्टेट्स में।
आज तेलंगाना पंजाब और हरियाणा को पार करते हुए नंबर 1 स्टेट पे आ गई। इसलिए क्योंकि हमने ना सिर्फ प्रोजेक्ट बनाए बल्कि किसानों को पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में जो काम नहीं किया गया वैसा काम हमने किया। रैतु बंधु करके एक स्कीम लॉन्च किया जो फार्म इनपुट हमने दिया पर एकड़। इनिशियली वी स्टार्टेड विथ 4,000 एंड देन इवेंचुअली इट बिकेम 5,000 रुपीज पर एकड़। इन 11 सीजन्स इन अबाउट 8 ईयर्स, 8 सालों में हमने 73,000 करोड़ रुपया 70 लाख किसानों के अकाउंट में हमने जमा किया। इसको देखने के बाद, इस सक्सेस को देखने के बाद प्रधानमंत्री किसान योजना भी वहाँ से कॉपी करके उन्होंने बनाया प्रधानमंत्री जी ने। हमको कॉपी करते हुए कृषि आया, कालिया आया, कृषक बंधु आया, 12 राज्यों में ऐसे ही स्कीम लागू किया गया। इतना बड़ा सक्सेस था। द ओनली स्टेट इन इंडिया, एक ही स्टेट है इंडिया में, हिंदुस्तान में, जो फार्मर लाइफ इंश्योर करती है 5 लाख का रकम तक, वो है तेलंगाना। अल्टीमेटली आज तेलंगाना की जो फार्मर की जीत है इन टर्म्स ऑफ देयर अचीवमेंट्स, वो इसीलिए हुआ क्योंकि हमारी रूरल फोकस काफ़ी अच्छा था। पर हुआ ये है, जैसे मैंने कहा अभी, हथेली में जन्नत दिखा के, कुछ भी दिखा के, मतलब कुछ भी ख्वाब, रंगीन ख्वाब दिखा के वोट लेना आसान है, वही हुआ। 119 to 39, राइट? नो, आई टेल यू व्हाई? आई टेल यू, उसकी भी तो कोई वजह होगी ना? हाँ बिल्कुल है। 119 में से पहली बार जब हम जीते हमको मिला 63, दूसरी बार जब हम जीते तब हमें मिला 2018 में 88, इस बार 39। बट we only lost by 1.8% vote difference, 1.8% only, and we lost about 14 seats. हम 14 सीट 5,000 से अंदर, 5,000 के अंदर वाली डिफरेंस से, लेस देन 5,000 वाली डिफरेंस से हम हार गए। हाँ, कुछ कमियाँ, कुछ गलतियाँ, कुछ कमजोरियाँ ज़रूर थे हम में, इसीलिए तो लोगों ने तीसरी बार हमें चुना नहीं। मैं तो बस आपको एक ही इक्वलेंट दिखाऊंगा। 2014 में मोदी की सरकार आई थी दिल्ली में, तो उनका था शायद 278 कुछ था। दूसरी बार जब जीते तो 303, और तीसरी बार उनका भी तो 240 पे आ गया। हमारा भी वही हाल है, बट हमारे कोई दोस्त नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हम हार गए, बड़ी तादाद से हार गए, ऐसा कुछ नहीं। सो यूर ओके, फेयर इनफ। और स्टेट में मैं वापस भी आऊंगा, और भी सवाल है मेरे पास, बट आई वांटेड टू, बिकॉज मुझे नेशनल पॉलिटिक्स में जो हो रहा है मुझे काफ़ी दिखता है, और मुझे बड़ा सरप्राइज लगता है कि जिस रेट पर चीज़ें हो रही हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे चैनल पे मैंने जो सबसे खतरनाक और मुझे डरावना एपिसोड मुझे लगा है, वो है डीलिमिटेशन का एपिसोड जो मैंने बनाया था। कि ये जो मोदी सरकार ने इतना बड़ा भव्य पार्लियामेंट बनाया है जिसमें 800-900 सीट्स हैं, वो खाली बनाने के लिए तो नहीं बनाया है। तो जिस तरीके से बड़ी सटीक तरीके से प्लानिंग हो रही है, एंड देन सडनली दिस होल डीलिमिटेशन हमारे ऊपर आएगा, मेरे ख्याल से हम लोग को उसका टेक्टोनिक इम्पैक्ट भी समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्थन स्टेट्स के पास कितने एमपीज हो जाएंगे और सदर्न स्टेट्स के पास कितने एमपीज रह जाएंगे। डू यू सी दिस एज अ प्रॉब्लम दैट विल बिकम इवन बिगर, कि किस तरीके से पॉपुलेशन के बेसिस पर अगर एमपीज हम बनाते रहे तो नॉर्थ वर्सेस साउथ में जो एंगस्ट है वो और बढ़ जाएगा? वेयर डू यू स्टैंड, वेयर डज योर पार्टी स्टैंड ऑन दिस? वेल, एक दो चीज़ मैं आपसे कहूँगा। पहली बात, डिलिमिटेशन किस चीज़ के लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं कि आपके जो एमपी हैं, नेशनल लेवल पे जो पॉलिसी तय किया जाता है उसको लेके आपकी जो सहमति, आपके जो राय हैं, आपके राज्य के जो राय हैं, या आपके जनता के जो राय है, उसको रिफ्लेक्ट करें। और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन अल्टीमेटली होना चाहिए, एक मकसद है डिलिमिटेशन का। और साथ ही साथ डिलिमिटेशन का एक और मकसद भी है कि डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन भी चलना चाहिए, जनता के काफ़ी करीब अपने रिप्रेजेंटेटिव को रहना चाहिए। हिंदुस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950s में जब इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया, रिपब्लिक डे के दिन जो 1951-52 में इंट्रोड्यूस किया गया, तब से लेके उसमें लिखा गया साफ साफ कि हर 10 साल में एक बार सेंसस होगा, और सेंसस के साथ ही साथ डिलिमिटेशन किया जाएगा, एंड बेसिस वाज पॉपुलेशन टू एंश्योर अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। 71 तक